हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चंदन एमटी द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसमें एक्सप्लेन में मैंने ये किया था कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। उससे 3 टॉपिक रिमेनिंग बच गया था। फर्स्ट वन बच गया था कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये 3 टॉपिक आपको, दिस 3 टॉपिक वाज रिमेनिंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस 3 टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या डाइजेशन एक्चुअल में क्या है ना कि कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर डाइटरी कंटेंट फॉर ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट मेजर डाइटरी कंटेंट होता है। और जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो 3 फॉर्म में होता है, आइदर या तो पॉलीसेकेराइड होगा या ऑलिगोसेकेराइड होगा या मोनोसेकेराइड होगा। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, जो हम लोग खाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट हम जो अपना डाइटरी सोर्स में इंक्लूड करते हैं वो होता है पॉलीसेकेराइड। सबसे ज़्यादा हमारा डाइटरी पॉलीसेकेराइड होता है, चाहे स्टार्च के फॉर्म में खाएं या ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाएं। जो मॉडरेट कंटेंट होता है वो ओलिगोसेकेराइड होता है। मॉडरेट कंटेंट ओलिगोसेकेराइड में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, और बहुत ही माइन्यूट कंटेंट जो होता है वो मोनोसेकेराइड का होता है, जैसे कि हम ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, ग्लूकोज डायरेक्टली। तो ये तीनों कंटेंट हम खाते हैं, और इन तीनों कंटेंट का जनरली डाइजेशन होता कैसे है, इस चीज को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहला डाइजेशन। अब डाइजेशन मैंने एक आपको डायग्राम बनाया है, उतना अच्छा नहीं है मुझे पता है, बट फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए इनफ है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल हो, तो उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमंस के माउथ में क्या है कि ह्यूमंस के माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और उस सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। इसको क्या बोला जाता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। इस अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है उसको हम एस अमाइलेज भी बोलते हैं। दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, एस अमाइलेज। तो ये जो एस अमाइलेज या अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो होता है, जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अपने माउथ में च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वहां से क्या है, अल्फा अमाइलेज रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ही ये फूड पार्टिकल जो हम चबाते हैं, अल्फा अमाइलेज इसके साथ, सपोज दैट एक फूड पार्टिकल था, मुंह के चबाने के बाद ईसोफेगस, इस पार्ट को हम ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस से होते हुए ये फूड पार्टिकल कहाँ, स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें क्या है, अल्फा अमाइलेज इंक्लूडेड है इस फूड पार्टिकल में। स्टमक में पहुंचते के साथ स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, पहले से ही यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, HCl। स्टमक में हम सब लोग जानते हैं कि HCl प्रेजेंट होता है। ये HCl जो है, जो अल्फा अमाइलेज फूड पार्टिकल के साथ इंक्लूड था, प्रेजेंट था, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, पर यहाँ आते आते डाइजेशन रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ HCl अल्फा अमाइलेज के वर्क को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। उसके बाद यहाँ डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब यही फूड पार्टिकल यहाँ से माइग्रेट होके ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है, जब यहाँ ड्यूडेनम के पास पहुँचता है, तो यहाँ फिर से अगेन जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से फिर से अल्फा अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इस अल्फा अमाइलेज एंजाइम को पी अमाइलेज बोलते हैं, क्योंकि ये पैंक्रियाज से निकलता है। इसको एस अमाइलेज बोलते थे क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब फिर से जो अल्फा अमाइलेज एंजाइम निकलेगा, इस फूड पार्टिकल को जो ड्यूडेनम में पहुंचा है, जो कार्बोहाइड्रेट ड्यूडेनम में पहुंचा, उस पे वो वर्क करेगा। अब वो जो फूड पार्टिकल्स था, क्या था, हमने खाया क्या था, पॉलीसेकेराइड खाया था। क्या हमने खाया था, कौन से फॉर्म में खाया था, या तो पॉलीसेकेराइड हमने खाया था, पॉलीसेकेराइड्स, या ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स।
अब मोनोसेक्राइड जो खाया होगा उसका तो ब्रेक डाउन होगा ही, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स होंगे, पहले पॉलीसेक्राइड्स को ये अल्फा एमाइलेज वर्क करेगा उस पे, और जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, मैंने बताया था कि सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो उस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे वर्क करेगा अल्फा एमाइलेज जो पैंक्रियाज से रिलीज हुआ और उसको फ्री फॉर्म में बना देगा, इस ग्लूकोज को, इस शुगर को फ्री फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, फ्री फॉर्म में यानी ब्रेक डाउन करके पॉलीसेक्राइड्स को फिर ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब जो भी हम मेजर कंटेंट खाते हैं पॉलीसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया, चाहे स्टार्च था या ग्लाइकोजन था। जो हम ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ, जो हम कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, आइदर या तो माल्टोज होगा या सुक्रोज होगा या फिर लैक्टोज होगा। यही जनरल जो डाइसेक्राइड शुगर्स होते हैं वो हम खाते हैं, हमें हमारे बॉडी को यूटिलाइज होता है और हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ये पॉलीसेक्राइड टूट के ओलिगोसेक्राइड में बन गया और ओलिगोसेक्राइड्स में मेनली डाइसेक्राइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब यही अल्फा एमाइलेज जो है इस पे वर्क किया और इसको ये कन्वर्ट किया। अब जो इंटेस्टाइन का ब्रश बॉर्डर होता है ड्यूडेनम एज वेल एज जेजुनम का, मैं यहाँ थोड़ा आपको सपोज दैट दिस इज अ इंटेस्टाइन, दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ड्यूडेनम और जेजुनम में जो ब्रश बॉर्डर होता है, ऐसे ऐसे पिलाई बने होते हैं दोनों ओर इंटेस्टाइन में, तो इनको हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर में जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करने के कॉरेस्पॉन्ड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या है, माल्टोज है, तो इससे कॉरेस्पॉन्ड जो एंजाइम प्रेजेंट होगा माल्टेज होगा। क्या होगा, माल्टेज। आप ध्यान देंगे यहाँ टोस है, OAC है, यहाँ AAC है। AAC का मतलब क्या होता है, एंजाइम। वैसे ही एक ब्रश बॉर्डर इस टाइप्स के एंजाइम ड्यूडेनम और जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, और भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे आइसोमाल्टेज होता है जो अनदर और शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। अब जो ओलिगोसेक्राइड्स बना है, डाइसेक्राइड्स बना है, इनको ये सब एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज इन पे वर्क करेंगे और इन सभी को तोड़ के वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, मोनोसेक्राइड में। अब माल्टोज को तोड़ेंगे तो माल्टोज किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो क्या टूट के निकलेगा, ग्लूकोज। सुक्रोज किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, तो क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लैक्टोज किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से, तो क्या रिलीज होगा, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अब रिलीज क्या होता है, मोनोसेक्राइड में जनरली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, यही 3 मोनोसेक्राइड रिलीज होते हैं। अब जो ये तीनों मोनोसेक्राइड रिलीज हुए हैं, इनको रिलीज होने के बाद अब डाइजेशन हो गया, हमने खाया था जो भी फूड पार्टिकल, उस पे एंजाइम्स वर्क किया, तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट करने के बाद मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया। अच्छा, इनका मोनोसेक्राइड में कन्वर्जन क्यों होता है, वैसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइन हो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड। चाहे हम पॉलीसेक्राइड खाए या ओलिगोसेक्राइड खाए, उसे कन्वर्ट होकर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ता है, तभी वो एब्जॉर्ब होता है। अब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया, अब कन्वर्ट होने के बाद डाइजेशन कंप्लीट हो गया इसका। अब आगे जो फर्दर प्रोसेस होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइन में अब ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन में सेकंड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 3 मॉलिक्यूल बने हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन का रेट होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होगा और कौन सा मॉलिक्यूल स्लो एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे ज्यादा जो फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो होता है ग्लैक्टोज का। किसका, ग्लैक्टोज का सबसे फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन रेट। इंटेस्टाइन में अगर आप ग्लैक्टोज खाते हैं तो ग्लैक्टोज सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ओके, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रेट दूसरे नंबर पे होता है, और सबसे कम एब्जॉर्प्शन रेट होता है फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड जो है वो सबसे कम मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट, मतलब स्लोली जो है वो एब्जॉर्ब होगा आपके इंटेस्टाइन में।
अब एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये जो सबसे पहले जो ग्लैक्टोज होगा और ग्लूकोज होगा वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब में हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ड्यूडेनम और जेजुनम पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ मोनोसेक्राइड्स का एब्जॉर्प्शन इन्हीं दो पार्ट में 80% ऑफ मोनोसेक्राइड्स ड्यूडेनम एज वेल एज जेजुनम में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो बचते हैं वो इलियम में इधर आके एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम और जेजुनम, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ना सोडियम प्रेजेंट होता है। सोडियम जो है इस मोनोसेक्राइड के साथ, ग्लूकोज के साथ या ग्लैक्टोज के साथ या फ्रुक्टोज के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इनको इलेवेट करके हमारे ब्रेस्ट बॉर्डर के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। इस प्रकार हमारा जो इंटेस्टाइन है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है इन मोनोसेक्राइड को। ठीक है, इसीलिए जब किसी को भी डिहाइड्रेशन या कोलेरा या आपको डायरिया की जब बीमारी होती है तो किसी भी पेशेंट को जब ग्लूकोज आईवी चढ़ाया जाता है या ग्लूकोज जब ओरल ग्लूकोज दिया जाता है तो उसमें सोडियम के साथ दिया जाता है, नमक के साथ ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम जो है ग्लूकोज को बाइंड करके उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, अब ये तीनों तो एब्जॉर्ब हो गए इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब हो तो इंटेस्टाइन में हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हर एक बॉडी के हर एक सेल में, चाहे लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, बॉडी के हर एक सेल को क्या है, ग्लूकोज पहुंचाना है। अभी तो इंटेस्टाइन में पहुंचा है ये मोनोसेक्राइड। अब इनको पहुंचाने के लिए, हर एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं। ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्टर। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में, उसको अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 टाइप्स के ट्रांसपोर्टर होते हैं। 6 टाइप के ट्रांसपोर्टर। फर्स्ट वन ग्लूट टी, ये मैं आपको लिखता हूं, ग्लूट टी, GLU, ग्लूट मीन्स ग्लूकोज और टी मीन्स ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूट 1 to ग्लूट 6, ग्लूट 1 to ग्लूट 5, ग्लूट 5, ग्लूट 1, ग्लूट 2, 3, 4, 5 हो गए, एंड ग्लूट 7 एंड ग्लूट 7। ये 6 ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, 4, 5, 6 एंड 7, सॉरी 5 and 7, 6 नहीं, ग्लूट 6 नहीं होता है। ठीक है, तो ये 6 ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो ग्लूकोज से इंटेस्टाइन में बाइंड करते हैं और उनको टारगेट ऑर्गन तक ले जाते हैं। आइदर किसको जो है वो ब्रेन तक ले जाना है, किसी को किडनी तक ले जाना है, किसी को अनदर सेल्स तक ले जाना है, तो सब जगह ग्लूकोज को यही ट्रांसपोर्टर बाइंड करके ले जाते हैं। ठीक है, ले जाने के बाद अब ग्लूकोज तो वहां पहुंच गया एब्जॉर्ब होने के बाद। उसके बाद अब कौन सा बच गया? ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लैक्टोज का भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज के सिमिलर होता है और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर ही ग्लैक्टोज को भी बाइंड करके और उनको टारगेट ऑर्गन तक ले जाते हैं। बच जाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है ना वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसका ग्लूकोज के जैसा नहीं होता, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्टर नहीं होते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो है एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है, उस एपिथेलियल सेल में फ्रुक्टोज का डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन होने के बाद वो जो है सभी सेल को पहुंचता है। मोस्ट ऑफ जो फ्रुक्टोज है डिफ्यूजन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्टर ही उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ग्लूकोज जो है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट भी हो गया और डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब भी हो गया। डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज फॉर्म में बना, फ्रुक्टोज फॉर्म में बना और ग्लैक्टोज फॉर्म में बना और एब्जॉर्ब होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंच भी गया। लेकिन हमारा बॉडी क्या ग्लूकोज यूटिलाइज करता है? ह्यूमन या एनिमल कोई भी ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं? नहीं। हमारा बॉडी क्या यूटिलाइज करता है? एटीपी। क्या लेता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमने एब्जॉर्ब क्या किया है? ये तीनों, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। तो ये कैसे यूटिलाइज करेगा सेल? ये जो है फर्दर प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में होता है, जो अभी मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। मेटाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले तो मैं आपको मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कर नहीं पाते इसको कि मेटाबॉलिज्म है क्या। तो देखो, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस टू कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं एक बार इसको हिंदी में आपको फिर से समझाता हूँ
कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल। एक प्रोसेस होता है किसी भी बायोमोलिक्यूल को कन्वर्जन होने का, कन्वर्ट होने का। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जिसे हम फैट बोलते हैं, या प्रोटीन, एमिनो एसिड जो होता है, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, या विटामिन। इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो है वो या तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो सकता है, यूज हो सकता है, या तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी हो सकता है, या दोनों, कभी कभी दोनों भी होते हैं, यूटिलाइजेशन भी और प्रोडक्शन भी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अभी हमने खाया क्या है? कार्बोहाइड्रेट खाया था। कार्बोहाइड्रेट जो था वो टूट के मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड हमने खाया था, वो टूट के मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया। मोनोसेक्राइड क्या क्या कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, एज वेल एज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, एज वेल एज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, एंड ग्लैक्टोज कन्वर्ट हुआ। ग्लैक्टोज कन्वर्ट हुआ, ये तीनों क्या थे? मोनोसेक्राइड है। लेकिन हमारे बॉडी जो है इन तीनों को यूटिलाइज नहीं करती। हमारा बॉडी क्या यूटिलाइज करता है? एटीपी यूटिलाइज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड प्लांट क्या यूज करते हैं? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस चीज को भी याद रखें। तो हमारा बॉडी एटीपी यूटिलाइज करता है, और हम खा के लिए हैं ये तीन चीज खा लिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। तो एक ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से, ग्लैक्टोज से, इन तीनों को कन्वर्ट किस में होना पड़ेगा? एटीपी में। तभी हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी हमारा बॉडी उसे यूज कर पाएगा। तो ये एक फॉर्म, ये भी बायोमोलिक्यूल्स है, ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस भी क्या कही जाएगी? मेटाबॉलिज्म कही जाएगी। आई बात समझ में? अब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बायोमोलिक्यूल के कन्वर्ट होने के प्रोसेस के मेटाबॉलिज्म तो कहेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में हो सकता है एटीपी का जनरेशन भी होगा, फॉर्मेशन भी होगा, या एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो सो दैट इट इज। अब मैं आपको आता हूं किस पे? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। देखो जनरली क्या हुआ, हमने एब्जॉर्ब किया फ्रुक्टोज को, ग्लैक्टोज को और ग्लूकोज को, और बॉडी में पहुंचा दिया। अब होता यह है कि जो पहला सबसे सपोज जो फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज एब्जॉर्ब हुए हैं, ये सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? लीवर में इनको पहुंचना है। इनको जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये लीवर में पहुंचेंगे, और लीवर में पहुंच के इन दोनों का एप्रोप्रिएट एंजाइम के थ्रू ये दोनों किस चीज में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। फिर से एक बार सुने, फ्रुक्टोज और लैक्टोज दोनों लीवर में पहुंचेंगे एब्जॉर्ब होने के बाद, और लीवर में पहुंच के एप्रोप्रिएट एंजाइम इन पे वर्क करेगा और इनको किस चीज में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और ये ग्लूकोज जो लीवर में कन्वर्ट हुआ होगा, इस ग्लूकोज को लीवर जो है स्टोरेज फॉर्म में, जितना अमाउंट में जरूरत होगा स्टोरेज फॉर्म में भेजने के लिए, उसको स्टोर कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज जितना मॉलिक्यूल्स के जरूरत थी उसको स्टोरेज फॉर्म में स्टोर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग करेंगे तो, या फिर कभी कभी जो है देर से आप खाना खाते हैं, तो उस समय भी आपके बॉडी में ग्लूकोज का मेंटेनेंस जरूरी होता है। तो उस समय ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है? यही ग्लाइकोजन, जो लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन मैंने पहले भी बताया था कि इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड ह्यूमन। अब पहला मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस यही हुआ। अब जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में जो फॉर्मेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज का, दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या इसे बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और ये स्टोर फॉर्म में हो गया। अब जो रेस्ट ऑफ ग्लूकोज बच गया, स्टोरेज करने से ज्यादा जो ग्लूकोज बच गया, उसे फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या है? हर एक ऑर्गन तक भेज दिया जाएगा। अब ऑर्गन तक भेज देने के बाद अब क्या बच गया? जो एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज पहुंचे थे ऑर्गन में, वो, और लीवर से भेजे गए थे वो क्या हो गए? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को क्या है? वो ग्लूकोज टूटेगा और टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जहां तक सेल के पास गया होगा सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल तक लेके गए होंगे। अब सेल में तो ग्लूकोज जो है सेल तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ग्लूकोज को तो खाएगा नहीं, उसको खाना एटीपी है। तो उस ग्लूकोज का एक प्रोसेस होगा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया हुआ है, देखो आप पूरा पाथवे मैंने बताया कैसे कैसे उसका कन्वर्जन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस
टू कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू द पायरुवेट और लैक्टेट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुवेट और लैक्टेट तक के कन्वर्जन के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो जो भी सेल तक गया होगा ग्लूकोज, उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लूकोज अब टूटेगा, टूट के जो है पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। और एक ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सभी सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, जितने भी बॉडी के सेल होते हैं सभी सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्योंकि ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ है? साइटोप्लाज्म। और ये जो मेनली ग्लाइकोलाइसिस से आरबीसी को एनर्जी मिलता है। किससे एनर्जी मिलता है? आरबीसी को एंड ब्रेन सेल को। क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केवल साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो पहला तो दूसरा मेटाबॉलिज्म का पाथवे क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड वन जो पाथवे होता है उसे हम बोलते हैं टीसीए साइकिल। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स ने इन्वेंशन किया था, इसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, और इसको तब पढ़ाऊंगा जब आपको कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म पूरा होने वाला है, फिर लिपिड का और एमिनो एसिड का, तीनों का जब मेटाबॉलिज्म पूरा हो जाएगा ना, तो तीनों को आके इसी साइकिल में सबका एंड प्रोडक्ट बनता है। इसलिए डिटेल में वहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बेसिक आपको फिर भी इसके बारे में बताता हूँ कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड बना था, लैक्टिक एसिड, वो जो है लैक्टिक एसिड जो है इसका कन्वर्जन होता है कोएसिटाइल एंजाइम ए में। कोएसिटाइल एंजाइम ए में इस चीज में इसका कन्वर्जन होता है। और एक कोएसिटाइल एंजाइम ए जो है कन्वर्जन कहाँ होता है, जब ये प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। एक कन्वर्जन होने के बाद जो एक कोएसिटाइल एंजाइम ए जो है टीसीए साइकिल में एंटर करता है, और टीसीए साइकिल में एंटर करने के बाद ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जो है ग्लूकोज यहाँ से स्टार्ट होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और लास्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाएगा। यानी ग्लूकोज सबसे लास्ट आके खत्म कहाँ होगा? क्रेब्स साइकिल में ही होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो है यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। देखो दो टाइप के सेल होते हैं, मैंने बताया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसे यूकैरियोटिक एनिमल, प्लांट, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब में टीसीए साइकिल कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल होगा। ठीक है, और ये ग्लूकोज का सबसे लास्ट प्रोडक्ट यही बनेगा। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बच जाएगा। अब फोर जो प्रोसेस होता है, जो फोर पाथवे है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का, उसे बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, एचएमएस पाथवे। एचएमएस पाथवे में जो है पेंटोस राइबोज पेंटोज शुगर बनाता है, यानी ये जो है राइबोज फॉर्मेशन करेगा। ये भी ग्लाइकोलाइसिस का सिमिलर पाथवे होता है, और इसमें भी क्या है? शुगर का फॉर्मेशन होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक पाथवे है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल जो होता है, नेक्स्ट पाथवे जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, जैसे कि एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लिसर एल्डिहाइड से, उन सब से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है? लिवर में, या हिपैटोसाइट में, या फिर मायोसाइट में, मसल में। ये कहाँ होगा? लिवर में। ओके, सिक्स प्रोसेस जो आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजेनेसिस जो हुआ था, जो ग्लाइकोजन फॉर्म हुआ था उसको टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड कन्वर्जन इनटू द ग्लूकोज। ये जो स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज था, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में था लिवर में, अब उसको फास्टिंग की कंडीशन में ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए जो उसका ब्रेकडाउन होगा, और फिर ग्लूकोज का रेगुलेशन होगा, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो जनरली दिस सिक्स प्रोसेस पाथवे आर included in the metabolism of carbohydrate.
आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में।